उस टिप्पणी का कई लोगों ने विरोध किया था। पीसीआर को कहिएगा राकेश जी कि अखिलेश यादव जी की एक बाइट सुना। हाँ, हो सकता है ये बात आपकी ठीक हो कि अखिलेश, नहीं राधिका जी आपकी बात ठीक हो सकती है कि अखिलेश यादव जी का बयान हो सकता है ना हो, लेकिन सपा के नेताओं ने विरोध किया था, इतना मुझे याद आ रहा है। अगर आपकी पत्नी के खिलाफ कोई ऐसे शब्द बोलेगा तो आप क्या कहेंगे? आप मुझे बस इतना बता दें। नहीं, बिल्कुल विरोध करूंगा, बिल्कुल विरोध करूंगा। अखिलेश यादव की एक बाइट दिखा दीजिए, एक बाइट दिखा दीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते एक शब्द नहीं, ठीक है, ऐसे जबान बंद थी। फराज साहब, रिप्लाई टू राधिका जी। आपको पता है कि राधिका जी की आदत है कि अक्सर ये पर्सनल हो जाती हैं, आज भी ये पर्सनल हो गई और हमारी सांसद जी के बारे में बात करें। आपको पता है वो मौलाना आरएसएस के हैं, ये पता नहीं राकेश भाई आपको पता नहीं पता है कि मैं उनके साथ सैकड़ों डिबेट में बैठी हूँ, वो किसकी विचारधारा क्या मुझे मत बताइए। मैं जिस विचारधारा में पहले अपने जीवन बर्बाद कर रही थी वो उस विचारधारा में जो आपकी अलायंस पर लड़ते हैं। अरे इनको क्यों यार, ये देखिए बीच में नहीं बोलता हूँ मैं बीच में नहीं बोलता हूँ राकेश भाई। ठीक है राकेश भाई, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं मैं राकेश भाई मैं बोलने नहीं दूंगा। राधिका जी फराज किदवई की बारी है, आपने काउंटर दिया, ठीक है, आपका काउंटर नोटिस हुआ। जिनके पास तर्क नहीं होते वो बीच में चिल्लाने लगती हैं। ठीक है राधिका जी, आपने अपना काउंटर दिया। मैं इनकी पार्टी की जैसी नहीं हूँ, ठीक है, आपने काउंटर दिया। फराज, राधिका जी मैडम, टिप्पणी करी गई और उसके बाद चुप रहे। ठीक है, आपका काउंटर नोटिस हो गया। राधिका जी आपका काउंटर नोटिस हो गया। अभी फराज किदवई की बारी, बोलिए। झूठ यहाँ पे नहीं चलेगा, ये झूठ जाके बोलिए अखिलेश यादव के यहाँ पे। आपने कहा झूठ है, वो भी नोटिस हो गया। फराज साहब की बात बोलिएगा, फराज साहब की भी बात नोटिस हो गई। ये झूठ, ठीक है, आपने अपना विरोध दर्ज करा लिया। बोलिए फराज साहब। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनको अपने आप में को भारतीय जनता पार्टी में प्रूव करना है कि ये बहुत अच्छी प्रवक्ता है। उसके लिए ये जो आपने प्रॉब्लम बना के छोड़ा उत्तर प्रदेश को, एक बीमार प्रदेश बना के गए। इनको क्यों ठीक है, अगले राधिका जी मैं आता हूं मैडम, प्लीज अभी 2 मेहमान और बाकी है और मूल मुद्दे पर लौटना भी है। नहीं प्लीज फराज साहब, डोंट बी पर्सनल, और कोई पर्सनल होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अगले 30 सेकंड सिर्फ आपके। फराज साहब आप बोलिए। ठंडे पानी के राधिका जी नहीं अच्छा लगता, ठीक है, दोनों लोग शांत रहे। फराज साहब पॉइंट पर आइए। मैं तो बिल्कुल देखिए शांत बैठा हूं, लेकिन इनको अपने आप को दिखाना है कि ये बहुत अच्छी प्रवक्ता है। फिर पर्सनल मत होइए सर, वो अच्छी है या बुरी है फराज साहब प्लीज। यहाँ कौन सा प्रवक्ता अच्छा है या बुरा है इसका टेस्ट नहीं होता है। मैंने आपको अनइंटरप्टेड समय दिया सर, अपने समय का सदुपयोग करिए। दुरुपयोग करने का आपने ठान रखा है तो वो भी बताइए। अब ये माफी मांगेंगे? नहीं कोई पर्सनल किसी को होने की जरूरत नहीं है। अब ये माफी मांगे मेरे पे पर्सनल टिप्पणी करने के लिए, प्लीज मैं अब तीसरे प्रवक्ता की ओर चला जाऊंगा। प्लीज आप दोनों लोग पर्सनल मत होइए। आप दोनों लोग चाहिए थी आपको लोगों से। अच्छा चलिए, मैं आदिल की ओर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आदिल की ओर जा रहा हूँ। मैं आदिल हसन की ओर जा रहा हूँ। मैं आदिल हसन की ओर जा रहा हूँ। आदिल, आप लोगों ने तो पूरा कांग्रेस और सपा के खिलाफ झंडा खोल रखा है। बदरुद्दीन अजमल उधर कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीगी हो गई है, आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई। भाई बीजेपी जीत गई, बंगाल की जनता, असम की जनता जीती। अब डीएम तमिलनाडु में क्या हो गया बोलिए, पौंडीचेरी में क्या हो गया आप ही बोलिए। तो बात है कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों से वोट लेगी, टीएमसी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेगी, वोट बैंक समझेगी, तो क्या होगा आप ही बताइए राकेश साहब। आपको क्यों नहीं मिला वोट? हमने तो शुरुआत की राकेश भाई, अगली बार देखिए ना खाता कैसे खुलेगा। आप ही के चैनल पर आके आप ही बोलिएगा कि देखिए ब्लॉकबस्टर हुआ। ये शुरुआत है। टीएमसी की जो गुंडागिर्दी थी, 20-20 किलोमीटर दूर में बैरिस्टर साहब का हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परमिशन नहीं मिला, उनकी 5 सभा कैंसिल किया। आपको यकीन मानिए कि इतनी गुंडागर्दी है। अभी भी टीएमसी जो बोया वो खाया। नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने मोदी कौन गया था? ममता जी गई थी। अभिषेक बनर्जी का अहंकार देख लीजिए, उनका लोक का अहंकार देख लीजिए। और ये दोनों बहन भाई की जोड़ी है, मोदी जी और ममता जी। कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग। अरे मैं पूछ रहा हूं आपको वोट क्यों नहीं मिला? आपको मुसलमानों ने क्यों नकार दिया? सर क्यों कांग्रेस को मिल गया? क्यों बीजेपी को मिल गया? मेरे राकेश भाई 294 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, हम तो 8-10 सीट पे लड़े थे। तो वो भी नहीं मिला भाई। मिला कैसे नहीं मिला? आप देखिए कितना वोट मिला, शुरुआत हुई है, कितना परसेंट मिला?
भाई परसेंट पे जाइएगा तो हम लोग 294 पे लड़ते तो 7% हो जाता। हम लोग को ऐसा अदानी अंबानी का चंदा नहीं आता है, दिलवा दीजिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा नहीं आता है, ये तो बीजेपी और ममता जी को आता है। हम लोग को गोयनका जी का चंदा नहीं आता है राकेश भाई। हम लोग तो मेहनत का, ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि हमने कहा हम चाहते हैं हर कम्युनिटी का, मराठा हो, पटेल हो, गुजर हो, जाट हो, सबकी लीडरशिप खड़ी हुई, मुसलमानों की भी लीडरशिप हो, उनकी भी कोई दुख दर्द सुने, उनकी भी फरियाद सुने। हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान के हर असेंबली में 2-4 एमएलए रहे ताकि उनकी फरियाद कोई सुने। क्योंकि जो अहंकार रहता है सत्ता की पार्टियों का, आपने देखा कांग्रेस पार्टी का 18 एमएलए में 17 मुसलमान जीता है, लेकिन मुसलमान को राहुल गांधी आज तक मुसलमान वर्ड नहीं बोले, आज तक। और रायबरेली में भी जीते हैं तो मुसलमानों के वोट से, और इनकी बहन प्रियंका भी जीती है वायनाड में मुसलमानों के वोट से। लेकिन मुसलमान के मुद्दे पर आप बता दीजिए आज तक राहुल गांधी बोले हो, प्रियंका जी बोली हो, आप दिखा दीजिए एक भी मुद्दा पर। अब जैसे आपने राहुल गांधी का नाम लिया, राधिका खेड़ा मुस्कुराने लगी, राधिका खेड़ा मुस्कुराने लगी। और मैं अश्विनी, हाँ बोलिए आदिल पूरी करिए। राधिका जी उस पार्टी से आई है, वहां का कल्चर जानती है, आप क्या बोले, बहन है, हम क्या बोले उनको। चलिए वो बोलेंगी, लेकिन अश्विनी मिश्रा उससे पहले आपके पास आता हूं। आदिल तो कह रहे हैं आप लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल किया वोट बैंक के लिए। पांडे जी, दोनों लोगों की मुस्कुराहट देख के आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि चोर चोर मौसेरे भाई दोनों एक तरह की राजनीति करते हैं? एक हिंदू मुसलमान वोट देगा, पर तिवारी राज्यसभा जाएंगे। आदिल भाई आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने टर्न पे बोला, मुझे रतनदीप सुरजेवाला राज्यसभा जाएगा, मुसलमान वोट देगा। मिश्रा जी मलाई खाइएगा, मिश्रा जी, और मुसलमान लाइन लग के वोट देगा तो मिर्ची हो गया। पांडे जी ऐसे बहस हो रही तो फिर इन लोगों को बुला लिया करिए। पंडित जी मलाई खाएंगे और मुसलमान वोट देगा। अच्छा ठीक, आदिल भाई प्लीज, मैं सबको रोकता हूं जिसकी बारी है। प्लीज आदिल भाई, मैं सबको रोकता हूं जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। ये सबको मैंने रोका, प्लीज अश्विनी मिश्रा को अपनी बात पूरी करने दीजिए। तो इनको बोलिए कांग्रेस पार्टी जो है, आपकी बारी में फिर आप काउंटर कर लीजिएगा, रुक जाइए, बोलिए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी देश के 100% लोगों की राजनीति करती है, सिर्फ मुसलमानों की राजनीति नहीं करती है। देश में सारे नागरिक हमारे बराबर हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ हिंदुओं और एआईएमएम की तरह सिर्फ मुसलमानों की राजनीति नहीं करती, देश के नागरिकों की राजनीति करती है। उन 90% लोगों की बात करती है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बदतर है। देश को इसमें हिंदू मुसलमान बांटने की कोशिश मत करिए। ये आप लोग मिलकर आजादी से पहले भी देश का विभाजन कर चुके हैं, इस बार इसको बढ़ावा मत दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मैं मूल विषय पे आता हूं। पांडे जी, पता नहीं हमारे करण सर कहां से हॉस्पिटल का डेटा लेके आए। उत्तर प्रदेश में 12 हॉस्पिटल थे सर। उत्तर प्रदेश में अभी करंटली करीब 5000 हॉस्पिटल हैं। यूपीए गवर्नमेंट 2004 में करीब 300 सरकारी अस्पताल बता रहा हूं मैं आपके, बाकी प्राइवेट बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं वो अच्छा बोलिए। 2004 के करीब 350-400 हॉस्पिटल थे। 2014 तक 4400 हॉस्पिटल थे। 2014 से 2022 तक 4900 हॉस्पिटल हुए। मतलब यूपीए की सरकार में उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल बढ़े लमसम 38 से 3900, और एनडीए की सरकार में बने करीब 500। ये तो है आंकड़ा। अब पता नहीं क्या कहते हैं हमारे भाई करण भाई कहां से हॉस्पिटल का डेटा लेके आते हैं। अरे अकेले लखनऊ में 7-8 सरकारी अस्पताल हैं। नहीं आपने कहा 14 से 22 के बीच में कितने हॉस्पिटल बढ़े? इतने बना दिए। अरे अश्विनी भाई 14 से 22 के बीच में कितने हॉस्पिटल बढ़े? पांडे में डेटा दे दूं, आप काउंटर क्वेश्चन कर लेना। नहीं मैं ये श्योर करना चाहता हूं जो मैंने सुना वो ठीक सुना या गलत सुना। 14 से 22 के बीच में कितने हॉस्पिटल बढ़े? 2004 से 2014 के बीच में 300 से 4400 गए, और 2014 से 2022 के बीच में 4400 से 4900 गए, 500 हॉस्पिटल। 2022 तक का डेटा है। दूसरी बात, राधिका जी ने बोला कि हेल्थ में उत्तर प्रदेश में इतने अच्छे काम हो रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये हेल्थ की रिपोर्ट है। अच्छा सुनिए अश्विनी भाई राधिका था अश्विनी भाई सुनिए ना सर, ये आपने तुरंत जो है ये जो मुस्लिम लीगी वाला आरोप लग रहा है उससे आप तुरंत उस पर सफाई देने के बजाय तुरंत आपने स्किप क्यों कर दिया? उसका भी जवाब आपने स्किप क्यों कर दिया? बात हुई, मैं सबका डेटा दे रहा हूँ। नहीं स्किप क्यों कर दिया? मुझे ये फील हुआ कि आपने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल स्किप नहीं किया। पांडे जी बोलने का मौका देंगे, वो कुछ क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। अच्छा। मैं पहले जो करण जी ने गलत डेटा दिया उसका बोल दूं। मैंने बिल्कुल सही डेटा दिया, मुझे बोलने दीजिएगा। हेल्थ एंड हॉस्पिटल इंडेक्स में उत्तर प्रदेश मेजर स्टेट में बॉटम पे है। मुझे पता नहीं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ, बट अभी भी बॉटम पर है। पहले कितना था? पहले बॉटम लास्ट नहीं थी। अभी अब आते हैं पांडे जी आपके मुसलमान वाले आरोप पर कि हमने सारे नहीं, मेरा आरोप नहीं है ये आरोप यहीं पर आदिल लगा रहे हैं, उधर से बदरुद्दीन अजमल लगा रहे हैं।
पांडे जी फर्ज करिए हाँ। आपका वैसे तो जो शो है इसका बड़ा अच्छा टीआरपी है, हाँ। बट आपके शो का टीआरपी कम हो जाए और आपके चैनल में किसी दूसरे एंकर का टीआरपी बढ़ जाए, हाँ। तो क्या आप टाइम्स नाउ पे आरोप लगाएंगे कि टाइम्स नाउ उस एंकर को प्रमोट कर रहा है, आपको प्रमोट नहीं कर रहा है? कांग्रेस पार्टी इंक्लूसिवनेस की बात करती है, सबको टिकट दिए। राकेश जी, 10 सेकंड। राकेश जी, मुझे 10 सेकंड चाहिए। मतलब आप सुनिए, आप राकेश जी, सुनिए। मेरा नाम लिया है, मुझे 10 सेकंड चाहिए प्लीज। अच्छा करण वर्मा 10 सेकंड आप लीजिए, फिर राधिका आ रहा हूं। देखिए, राकेश भाई, यही मैं होता है जब अधूरा ज्ञान हो तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारे मित्र अश्विनी जी ने अभी कहा कि ये इतने अस्पताल थे, इनको ये तक नहीं पता है। मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के, और इनफैक्ट अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ें 2017 का, उन्होंने कहा था हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक अस्पताल खुलेंगे, जो आजादी के इतने साल बाद तक नहीं हुआ। मैं स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, केवल 12 थे 2017 में। और इन्होंने योगी जी को घेरा 2022 में कि आपने तो कहा था सब में देंगे, आप केवल 55 तक पहुंच पाए। आज वो आंकड़ा 55 से बढ़कर 75 तक हो गया, अभी भी 80 पूरा नहीं हुआ। ठीक है करण भाई, ये डेटा पर एक दिन अलग से चर्चा करेंगे सर, लेकिन एक बात कह रही हूं मैं राधिका के बाद। अश्विनी मिश्रा सुनिए सर, सुनिए 1 मिनट रुक जाइए भाई, रुक जाइए। मैं कह रहा हूं ये डेटा पर मैं एक दिन अलग से खेल लूंगा, आपको खेलने का मन है। अब सुनिए एक बात सुनिए अश्विनी भाई, प्लीज सर, प्लीज। नहीं, आपने पहले मेरे चैनल पर बोला तो उसका एक लाइन सुनिए, फिर राधिका रिप्लाई करना चाह रही है। सर हमारे चैनल में किस एंकर की कितनी टीआरपी है नहीं है वो यहां का मैनेजमेंट देख लेगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आप अपनी कांग्रेस पार्टी में किस नेता की क्या टीआरपी रही है और कितने नेता आपकी पार्टी में बढ़ती टीआरपी की वजह से, सुनिए सर, बढ़ती टीआरपी की वजह से भाव नहीं मिल रहा है और वो पार्टी छोड़कर जाने के लिए तैयार है, उसकी जाकर चिंता करिए। वो छोड़ दीजिए, मैं उस तरीके के डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूं। किन नेताओं ने आपकी पार्टी छोड़ दी और क्यों छोड़ दी सर, ये देश और दुनिया देख रही है। तो अपने पार्टी के हाल और अपनी पार्टी की टीआरपी की चिंता छोड़िए, यहां की टीआरपी, यहां के किस एंकर की क्या टीआरपी, वो हम लोग चिंता कर लेंगे, वो आपका विषय नहीं है। ठीक है, अब राधिका बोलिए। मेरा एक सिंपल सा सवाल है यहाँ पे। ओवैसी साहब के प्रवक्ता जो एक बात पे मैं उनसे अग्री करूंगी कि कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमान को अपना वोट बैंक मान के चला है और बदले में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। हमारे साथ यहाँ पे अभी चैनल पे भी डिबेट पे भी 2 मुसलमान भाई हैं, तो मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से 2 सवाल करना चाहूंगी। 1947 के बाद जब से कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार के हाथों में आई है, जो कहते हैं हम इंक्लूसिविटी, इनके प्रवक्ता भी बात कर रहे थे कि हम इंक्लूसिव हैं, हम सबको, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबको साथ लेकर चलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष 1947 के बाद मुसलमान बने और कांग्रेस पार्टी ने कितने मुसलमानों को देश का प्रधानमंत्री बताया? जरा बताएंगे सर, कितने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मुसलमान थे आज तक? नाम बताइएगा, और कौन से साल में? 1947 के बाद, जब से गांधी परिवार के हाथ में कांग्रेस की सत्ता आई है। आवाज नहीं आ रही? अरे अनम्यूट करिए अश्विनी भाई, आप खुद को ही नाम बताइए, इतना लंबे। अनम्यूट करो, अनम्यूट भाई। अरे अश्विनी भाई अनम्यूट करिए। ये कैसा आकलन है पांडे जी? मैं तो पूछ रही हूँ, बता दें कितनी महिलाओं को बनाया इन्होंने, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अरे आप अभी मुसलमान की बात हो रही है, जब महिला की बात होगी तो उसका जवाब दे देंगे। हमने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया मुसलमानों को। मैंने पूछा आपने कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी सबका धर्म जाति पूछते हैं, तो कितने मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आज तक कांग्रेस के, और कितने मुसलमानों को देश का प्रधानमंत्री बनाया? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया, नरसिम्हा राव जी को बनाया, कितने मुसलमानों को आपने प्रधानमंत्री बनाया या कितने मुसलमान को आपने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? ये बताइए, नाम बताइए, कौन से साल में कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान थे 1947 के बाद, गांधी परिवार ने जब से सत्ता संभाली? भारतीय जनता पार्टी ने कितने, आप भारतीय जनता पार्टी की छोड़िए, हम तो कह ही नहीं रहे कुछ। आपने कहा आप मुसलमान के साथ हैं, इंक्लूसिविटी पे बिलीव करते हैं, आपको वोट भी तो फ्री में मिली है, सिर्फ मुसलमान के लिए, लेकिन आपने मुसलमान के लिए क्या किया? 0 अंडा, एक भी मुसलमान अध्यक्ष नहीं बनाया। ये है छदम मुसलमानवाद जो आप करते हैं, ये छदम जो आप सेक्युलरिज्म दिखाते हैं ना, आप लोग मुसलमान को सिर्फ अपना वोट। अच्छा ठीक है, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं फराज किदवई आपके पास आता हूं। आपकी पार्टी के ही एक नेता है रविदास मेहरोत्रा जी, वो ये कह रहे हैं बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद कि अब विपक्ष के नेतृत्व की कमान अखिलेश यादव जी को सौंप देनी चाहिए और वही बेहतर तरीके से नेतृत्व कर देते हैं। तो क्या यह मुस्लिम वोट बैंक की ही ठेकेदारी है? क्योंकि आप लोगों का भी समीकरण तो यही है एमवाई का। राकेश भाई थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ बिल्कुल दे रहा हूं। अगर ये मुस्लिम शब्द ना होता तो ना तो
आपकी ये डिबेट चल पाती और ना ही भारतीय जनता पार्टी चल पाती। अब इसमें से कहां मुस्लिम शब्द आपने घुसेड़ दिया कि भैया वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसलिए कमान दे दी जाए कि मुस्लिम वोट। नहीं, मैंने एक सवाल पूछा क्योंकि आपकी पार्टी की सियासत, आप लोग नहीं फराज साहब, एमवाई समीकरण की चर्चा आपकी पार्टी को जोड़कर होती है, आप बोल दीजिए नहीं, बात खत्म है। तो मैंने उसी आधार पर पूछ लिया। बिल्कुल उन्होंने अपने रविदास मेहरोत्रा ने अपने बयान में कहीं ये नहीं कहा कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास इसलिए नेतृत्व दे दिया जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने एमवाई समीकरण के आधार पर यह पूछ लिया कि क्या यही वजह है या क्या है। जी। नहीं, हमारा जो समीकरण है वो पीडीए का समीकरण है। ये एमवाई भी आप लोग पता नहीं कहां से नैरेटिव ले आते हैं। खैर देखिए, जो सवाल जो रविदास जी ने बात कही, एक बात मैं भी मानता हूं और मैंने कई चैनल पे कही है और वो बात कहने का मैं मादा रखता हूं। ये बात नहीं होनी चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में तो इंडिया अलायंस है, विधानसभा में हम अलग अलग लड़ेंगे। विधानसभा के चुनाव में हम अलग अलग लड़ेंगे। ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा के चुनाव में तो दिल्ली में हम साथ में लड़ेंगे, बाद में अलग लड़ेंगे। सही बात है। इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में नहीं होगा लेकिन केंद्र में होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बार बार इस बात की चेष्टा की है कि बीजेपी से लड़ने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय, और जब ये एकता फराज साहब, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं सर, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं 15 सेकंड आदिल को देना चाहता हूं। और ये सवाल इसलिए भी आ गया था क्योंकि ओपी राजभर कह रहे हैं कि 4 बार मुसलमानों ने सपा को सत्ता दी, उन्हें क्या मिला, सीएम बना दे तो मैं मुसलमानों का मसीहा मानूं। 10-15 सेकंड आदिल बोल लीजिए, एक बड़ी खबर है, उधर रुक करना पड़ेगा। राकेश भाई, तौसीफ रजा साहब को बरेली में ट्रेन से फेंक के मार दिया गया, किशनगंज ठाकुरगंज के रहने वाले। ना सपा का कोई गया, ना तारिक अनवर कटिहार के एमपी बोले, ना किशनगंज के जावेद कांग्रेस के एमपी बोले, ना सपा का कोई वहां का लीडर बोला। एमआईएम का किशनगंज ठाकुरगंज से हसनैन साहब लीडर गए, वहां का एमआईएम का बरेली यूनिट जाके फायर कराया। तो तौसीफ रजा ठीक है, ट्रेन से फेंक के मार गए, कोई हमारे मुद्दे पर नहीं बोलता है। नहीं ठीक है, मैं लेकिन फराज भाई आपकी इस एक बात से सहमत हूं कि ये जो गठबंधन है वो गठबंधन में वो लोकसभा विधानसभा में अलग अलग फार्मूला नहीं चलेगा, ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है और बार बार ये बात उठाई गई है।